मेरा नाम सुंदर राजन है। सुंदर राजन, इंडियन फाउंडेशन आनंद। और कोर्स में सभी लोग वाटर क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता के ऊपर एक कोर्स है। प्रवास है कृपाबेन, नफीसाबेन, नितिन भाई बहुत मेहनत किए हैं कोर्स के लिए। और लास्ट 1 महीने 2 महीने से बहुत तैयारी भी हुई है। तो थैंक यू सभी को, वेलकम। और कृपाबेन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इधर 54 पार्टिसिपेंट 60 पार्टिसिपेंट हैं, सबका नाम तो नहीं बोल सकते हैं, मगर संस्था कौन सा है वो कृपाबेन अगर आप थोड़ा आइडिया दे सकते हैं तो वैसे एक परिचय हो जाएगा। इस संस्था का नाम अगर आप बता सकते हैं तो ये अच्छा सुंदर जी, रहेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो ठीक करिएगा ना। आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है? अभी क्लियर है आवाज? थोड़ा मोटे से बोलो, मोटे से। ओके, मैं आवाज का Yes, it is going to some places. We are listening, some of them not. हेलो हेलो, अभी आवाज क्लियर है? ओके ओके, अभी बेटर? ठीक है ठीक है। Sundar, better now, much better. ओके, थैंक यू। तो सभी को वेलकम इंडियन फाउंडेशन और प्रवाह की तरफ से। मैं हिंदी में बात करूंगा इस कोर्स में, और मेरे साथ मेरे कलीग इधर है, साथी हैं इंदुदा और शुभश्री, वो भी मुझे हेल्प करेंगे इस कोर्स में। और ये जो प्रवाह के साथ हमने वाटर क्वालिटी के ऊपर जो कोर्स बनाया है, तो इसमें जूम के ज़रिए, दूर रिमोट के ज़रिए हम लोग सब सीखेंगे एक साथ। आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे पानी के ऊपर, पानी वाटर क्वालिटी, पानी गुणवत्ता के ऊपर जो आपकी जगह में प्रॉब्लम्स हैं, पानी ने प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं साथ में। जैसे कि क्षार का प्रॉब्लम है, सैलिनिटी, क्लोराइड प्रॉब्लम है, पानी में आयरन लोहे का प्रॉब्लम है, पेस्टिसाइड का प्रॉब्लम है, कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का गंदा पानी आता है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो ये कोर्स में हम ये सब कुछ सीखेंगे और एक साथ काम करेंगे कोर्स में। तो कोर्स के ऊपर जाने के पहले मैं कृपाबेन को थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपाबेन, कि आप थोड़ा हमको बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी संस्थाएं आए हैं। एक थोड़ा हमको पता चल सकता है, क्योंकि सभी का परिचय तो नहीं हो सकता है, 60+ लोग हैं। तो कृपाबेन अगर थोड़ा हमको बता सकते हैं कि यहाँ पर संस्थाएं कौन से आए हुए हैं, नहीं तो नितिन भाई बता सकते हैं, तो वो उस परिचय को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कृपाबेन। हाँ जी, सबको नमस्कार। और सब लोग ये कोर्स में जुड़े, वो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे साथ अभी जो देख रहे हैं कि 65 पार्टिसिपेंट जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं, जैसे कि CSPC से जुड़े हैं, उत्थान से जुड़े हैं, प्रकृति फाउंडेशन से जुड़े हैं, और सेवा जो श्रमजीवी बहनों का संगठन है, उसकी काफी सारी बहनें अलग अलग जिलों से जुड़ी हुई हैं। हाँ, और जैसे कि यहाँ से भी, कच्छ से भी जो एरिड कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी, वो टीम भी जुड़ रही है, और काफी सारा जो है
उसमें उसका सिर्फ नंबर या तो इस तरीके का दिख रहा है, तो नाम नहीं पता चल रहा है, इसलिए वो पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संस्था से है। लेकिन ये यंग मेंस वाली संस्था से इस तरीके से काफी लोग जुड़े हुए हैं, और हमारी सेवा की श्रमजीवी बहनों की जो संगठन की बहनें हो वो काफी सारी जुड़ी हुई है, जिसको बहुत ही इंटरेस्ट है, और वो अपने जिले में या तो अपने इलाके में इसके ऊपर उसको आगे वो ग्रास रूट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आगे उसको लेके जाएगी, ऐसी आशा के साथ हम ये पूरा आज शुरू करते हैं। थैंक यू कृपाबेन, थैंक यू कृपाबेन। और ये कृपाबेन ने बहुत मेहनत किया है, प्रवाह में से कृपाबेन और नितिन भाई, इतना लोगों को जोड़ने के लिए, और हमको सबको बहुत आनंद मिल रहा है कि हम आपके साथ मिलकर ये कोर्स कर रहे हैं। और कोर्स में पूरा कोशिश करेंगे हम लोग कि जो हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती में आपको मिले, ताकि गुजराती में आपको समझने मिले। आप गांव में लेके जा सकते हैं इसको, लोगों को सिखा सकते हैं, और गुजराती में ही लोगों को आगे ये सारा मटेरियल आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ और एक बहन जुड़ी हुई है, अल्पा बहन, जो हम जो भी बात करते हैं उसको गुजराती में लेकर जाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग ये सिस्टम समझेंगे ना। जो सिस्टम हम लोग आज शुरू करेंगे वो सिस्टम हम धीरे धीरे होकर समझेंगे। पहला 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, उसमें धीरे धीरे होकर हम लोग ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम, जैसे जूम में भी सब लोग आ गए हैं, तो जूम के साथ हम इस कोर्स में क्लासरूम यूज करेंगे। क्लासरूम यानी कि गूगल क्लासरूम, तो वो आपको धीरे हम लोग सिखाएंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे इस कोर्स का, जिसमें क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब पूछ सकते हैं आप। इनरैम के अंदर और लोग हैं मेरे साथी जो गुजराती में आपको जवाब दे सकते हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि जितना गुजराती में, कोशिश ये करेंगे कि जितना ज़्यादा गुजराती में हम लोग शेयरिंग करें। मेरे तरफ से मैं हिंदी में बात करूंगा और मेरे कलीग शुभश्री भी हिंदी में। अभी ये जो कोर्स हमने सोचा है, ये पहले हम लोग ने 4 महीने का सोचा है, 4 मंथ्स, और 2 हफ्ते में एक बार हम लोग मिलेंगे। अगले हफ्ते हम लोग फिर से मिलेंगे, मगर फिर से उसके बाद 2 हफ्ते में एक बार इसी दिन, यानी 11 बजे इसी दिन को 2 हफ्ते में एक बार मिलेंगे, मगर अगले हफ्ते भी मिलेंगे हम लोग। और धीरे धीरे होकर वाटर क्वालिटी जो इश्यू है उसको समझेंगे। धीरे धीरे हम लोग हमारे जगह गांव में जो वाटर क्वालिटी इश्यू है उसको समझेंगे, और लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में वो हम समझेंगे। इस कोर्स में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, तो टेक्निकल, यानी कि भारत सरकार तरफ से, वैज्ञानिक तरफ से स्टैंडर्ड क्या है वाटर क्वालिटी का, हमको क्या समझना चाहिए, एक एनजीओ संस्था को वाटर क्वालिटी में क्या समझना चाहिए, वो तो टेक्निकल पार्ट हम लोग सीखेंगे। दूसरी जो पार्ट है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो कैसे हम लेकर आए वाटर क्वालिटी में, हम लोग एक साथ सीखेंगे। ताकि कैंपेन बनाना है आपको, आईसी मटेरियल बनाना है, एडवोकेसी करनी है सरकार के साथ, ग्राम पंचायत के साथ प्लानिंग करनी है, कम्युनिटी को जोड़ना है वाटर क्वालिटी में, सॉल्यूशन आगे लेके जाना है। तो क्या सॉल्यूशन लेके जाए, कौन सा सॉल्यूशन कहाँ ठीक रहेगा, ये सब में हम लोग इस कोर्स में आगे जाएंगे। तो इस कोर्स के अंदर, क्योंकि हम लोग ये कोरोना वायरस कोविड का ये समय है, और एक वर्कशॉप जो होता है एक जगह, वो तो हम लोग नहीं मिल सकते हैं, तो ये जूम से करेंगे इसको। हमारे पास
व्हाट्सएप भी रहेगा, मगर उसके साथ ही साथ हम और भी चीजें यूज करेंगे। हमारे पास गूगल क्लासरूम भी रहेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत इजी है, बहुत सरल है, आप सब लोग उसको सीख पाएंगे गूगल क्लासरूम को। स्कूल के बच्चों का आजकल क्लासेस भी गूगल क्लासरूम से होता है, तो हम लोग इजीली सीख पाएंगे। और ये वाटर क्वालिटी में जो संस्थाएं आप सब लोग हैं, कि प्रवाह है, वो सबको हम एक नेटवर्क की तरह जोड़ेंगे, वाटर क्वालिटी नेटवर्क, और वो भी हम लोग आप उसके अंदर आपको लेके जाएंगे कि वाटर क्वालिटी नेटवर्क पूरे गुजरात में, पूरे भारत में सब लोग जुड़ के काम करके एक दूसरे को मदद करके इस विषय के बारे में सीखेंगे। इसके साथ मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग करता हूं अभी। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है सुंदर। सुंदर जी, बीच बीच में तो आवाज कट रही है। कोर्स की जानकारी आपको, अच्छा अभी ठीक है आवाज? आई थिंक अगर वीडियो ऑफ किया जाए ना बाकी लोग का, तो शायद से हो। ओके ओके ओके। ये मैं दो अलग कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, एक में से वीडियो, दूसरे में से ऑडियो दे रहा हूँ, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। थैंक यू। तो ये स्क्रीन आप लोगों को सबको दिख रहा है? उसमें से ये जो कोर्स शेड्यूल है, वो प्रवाह की तरफ से आपको कोर्स के बारे में बताया गया है। आज अगस्त 5 तारीख है, जिसमें हम लोग, आज का टॉपिक रहेगा वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसमें मेरे बातचीत के बाद मेरे साथी हैं शुभश्री बनर्जी। तो शुभश्री बनर्जी आपके साथ बात करेगी वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड हेल्थ इम्पैक्ट। इसको स्टार्ट करेंगे आज धीरे से स्टार्ट करेंगे, कम विषय इसके, और नेक्स्ट वीक इसके ऊपर और डिटेल में जाएंगे। और आज इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड हेल्थ इम्पैक्ट। इसके बाद आप देखेंगे कि 26 अगस्त, उसके बाद 12 अगस्त को अगेन सेशन है, दैट इज अगले हफ्ते सेशन है। 26 अगस्त को हम लोग जाएंगे वाटर टेस्टिंग एंड हेल्थ ऑब्जर्वेशन। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके यहाँ, क्षार का प्रॉब्लम हो, सैलिनिटी का, फ्लोराइड का प्रॉब्लम हो, आयरन का प्रॉब्लम हो, दूसरे कोई पेस्टिसाइड का प्रॉब्लम हो, इंडस्ट्री कंटेमिनेशन, इंडस्ट्री का प्रॉब्लम हो, तो टेस्टिंग कैसे करना है, और स्वास्थ्य पे जो असर होता है, लोगों पे जो असर होता है, उसको हम कैसे देखें, जांच कैसे करें, उसके बारे में अगस्त 26 अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे। और उसमें 2 सेशन होंगे, 9 सितंबर को भी उसका सेशन होगा। ये सब होने के बाद गांव में कैसे डेटा सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम अगर सेटअप करना है, कम्युनिटी को जोड़ के, कोई भी वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम में, आप लोग में से बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम करते हैं। प्रवाह के अंदर बहुत संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसके ऊपर, तो आप लोग भी इसके अंदर जोड़ सकते हैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हम इसके ऊपर और जगहों से विषय लाएंगे कि कैसे कर सकते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम, नए टेक्नोलॉजी क्या है इसके ऊपर, सेंसर्स आए, नए टेक्नोलॉजी इनोवेशन आए हैं, लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, पंचायत को कैसे जोड़ सकते हैं, नए प्रोग्राम्स आए हैं उसमें कैसे जोड़ सकते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम तो किस तरीके से करना है। ये हमारा रहेगा सितंबर 23 को, और 2 सेशन उस पर रहेगी। उसके बाद 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को हम आएंगे कम्युनिकेशन, आईईसी कैंपेन, बिहेवियर चेंज, यानी कि लोगों को कैसे बदलें। बार बार लोगों को हम बोलते हैं कि ये तो फ्लोराइड वाला पानी है, इसमें दांत खराब होता है, इसमें हड्डी खराब होता है, फिर भी लोग उसमें जाते हैं ना। आपकी जगह में, कई जगह में ये तकलीफ होगी
किसी ने प्लांट लगाया, बरसाती पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है, फिर भी कई सारे लोग बार बार वही फ्लोराइड में जाते हैं। तो लोगों को कैसे ला सकते हैं, लोगों के बिहेवियर को कैसे बदल सकते हैं, ये हम अक्टूबर में शुरू करेंगे, 21 अक्टूबर। इसमें 2 सेशन होंगे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से सबको? ऑल फाइन? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद 2 सेशन हम उसके ऊपर करेंगे ताकि आप लोग आईसी कैंपेन बना सकते हैं, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कर सकते हैं वाटर क्वालिटी के इश्यू पे, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म देखा जाए तो डायरिया का प्रॉब्लम है, कॉलेरा का प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म डिजीज होते हैं। लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए फ्लोराइड का प्रॉब्लम है, सैलिनिटी का प्रॉब्लम है, पेस्टिसाइड का प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म। और दोनों में कम्युनिकेशन बिहेवियर चेंज अलग है। ये कैसे करना है ये हम लोग चर्चा करेंगे और इसके ऊपर हम लोग आगे लेके जाएंगे। ये हर एक जो टॉपिक है, टॉपिक के साथ आपके पास असाइनमेंट होगी, छोटा सा असाइनमेंट होगा, क्योंकि अगर असाइनमेंट नहीं है, अगर हम लोग जब तक करेंगे नहीं तो सीखना मुश्किल है। असाइनमेंट बहुत छोटा सा होगा, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा असाइनमेंट करने में, मगर इस कोर्स में भाग लेने के लिए असाइनमेंट भी करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर असाइनमेंट नहीं करते हैं तो ये जो यहाँ पर सीखेंगे वो हम भूल जाएंगे। इसीलिए असाइनमेंट हम लोग रखेंगे, छोटे से असाइनमेंट, और ये सब गुजराती में मिलेगा आपको। ये सब असाइनमेंट के बारे में, ये सब जो मटेरियल है, ये सब आपको गुजराती में मिलेगा ताकि आपको ये आसान पड़े ना। मैं आपको दिखाऊंगा हिंदी में और इधर इंग्लिश में मेरे स्क्रीन में, मगर आपको जो ये धीरे धीरे मिलता जाएगा वो गुजराती में ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। लास्ट में जो दिसंबर में हम पहुंचेंगे कि नवंबर में हम लोग पहले बात करेंगे सॉल्यूशन क्या क्या है मिटिगेशन के, पानी के अंदर से क्या सॉल्यूशन है, हेल्थ के अंदर से क्या सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट तक कैसे लेके जा सकते हैं इसको, एडवोकेसी, अलग अलग इश्यूज के लिए, और लास्ट में जाकर विलेज का प्लान कैसे बनाना है ना, वाटर क्वालिटी में विलेज प्लानिंग कैसे होना है। तो ये पूरा जो 4 महीने में अलग अलग टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और ये अलग अलग टॉपिक कवर करते करते हम लोग वाटर क्वालिटी इश्यू में हमारा प्रोग्राम कैसे बनाना है। अगर आपके संस्था से आपको एक प्रपोजल लिखना है, आपके एक गांव के लिए वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम है, तो वहां तक आप इस कोर्स में जा सकते हैं 4 महीने में। अगर हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा, आपको जो प्रॉब्लम आते हैं वो फीडबैक हम लोग को बताते रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए। हम में से ट्रेनर्स हैं, उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपके लिए अवेलेबल होंगे। ये जो 2 अलग अलग हफ्ते हैं उसके बीच में भी हम लोग कॉन्टैक्ट टाइम रखेंगे, तो कॉन्टैक्ट टाइम में आप इनरेम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके साथ काम करेंगे, असाइनमेंट्स में आपको सपोर्ट करेंगे। ये करते करते ये जो मॉड्यूल्स हैं वो मॉड्यूल को आप कवर करते करते आगे जा सकते हैं। ये सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा, और कैसे अवेलेबल होगा वो मैं अभी जाता हूँ उसके ऊपर। अभी मैंने जो ओपन किया है वो है गूगल क्लासरूम। आपके पास जीमेल अकाउंट अगर है तो गूगल क्लासरूम आप सभी के पास फ्री में अवेलेबल है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। जीमेल अकाउंट आप लोग शेयर करेंगे तो ये पूरा कोर्स आप लोग मेंबर बन सकते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। तो हम लोग इनरेम और प्रवाह के तरफ से आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे कोर्स में मेंबर बनने के लिए गूगल क्लासरूम के अंदर। और एक बार गूगल क्लासरूम में आप जाएंगे तो आपको सारा कोर्स मटेरियल मिल जाएगा। जैसे कि आप ये वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, हाँ मैं एकली नदी बानी नीता, मैंने बानी थी। ये जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जो आज की टॉपिक है उसके ऊपर आप जाएंगे तो आज का प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको मिलेगा आज के प्रेजेंटेशन के साथ एक असाइनमेंट भी है ना, कि आपको
आज के दिन करना क्या है, वो एक असाइनमेंट भी है, वो भी आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। तो जैसे ये असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट भी मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। तो एक साथ एक जगह में आपको सारा जो क्लास मटेरियल जो है, ये क्लास मटेरियल आपको एक ही जगह में आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। आज के टॉपिक है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। और ये वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड में जाने के पहले एक टॉपिक जो मैं पहले बात करूंगा और उसके बाद मेरी कलीग शुभश्री बात करेगी वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड पे। मैं बात करूंगा कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड तो वैज्ञानिक ने बनाया, भारत सरकार ने बनाया, BIS बोलकर संस्था ने बनाया, मगर हम लोग वाटर क्वालिटी को कैसे देखते हैं, पानी की गुणवत्ता को हम कैसे देखते हैं और अलग अलग लोग कैसे देखते हैं उसको, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम NGO में, संस्था में काम करते हैं, तो उसमें लोग वाटर क्वालिटी को कैसे देखते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। अलग तरीके से लोग वाटर क्वालिटी को देखते हैं। तो वाटर क्वालिटी ऐसे टॉपिक है जिसमें अभी पुराणों में जाएंगे, संस्कृति में जाएंगे, तो उसमें भी पानी की गुणवत्ता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया कि जिधर एक तरीके का पौधा है तो वहां पर पानी खराब है, जिधर दूसरे तरीके का पौधा है पानी अच्छा है। नहीं तो कोई भी गांव में जाएंगे, आप एकदम ओल्ड बुजुर्ग लोगों को पूछेंगे तो सभी लोग अपना वाटर क्वालिटी पे एक कुछ ना कुछ हमको बताएंगे। हाँ, उनका सबका अपना अपना तरीका है वाटर क्वालिटी जानने के लिए। जब उनके पास जाके हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड, कि आर्सेनिक, कि आयरन, कि पेस्टिसाइड, तो वो पहले हमको अपना चीज बताते हैं। इसलिए वो जानना जरूरी है कि लोग वाटर क्वालिटी को, पानी गुणवत्ता को लोग कैसे देखते हैं। सबसे सिंपल चीज, बेसिक चीज देखा जाए, अगर आप बच्चों को भी पूछेंगे घर में भी कि पानी कैसे खराब है, कि पानी अच्छा कैसे है, एक तो है कि देखने से बोलते हैं, अरे देखने से खराब लगता है पानी, गंदा पानी है, इसको हम लोग नहीं पिएंगे क्योंकि देखने से खराब है। दूसरा है स्मेल करने से, सूंघने से, है ना, कि अगर पानी इसका स्मेल अच्छा नहीं है तो कोई पानी पिएगा नहीं। मैंने तो देखा है कि जानवर भी पानी को सूंघ के काफी बार दूर चले जाते हैं, है ना, तो हम लोग तो करते ही हैं वो तो चीज। और लास्ट चीज है कि पानी को टेस्ट करके अगर खराब लगता है, कि एक टेस्ट में अगर बहुत कड़वा लगता है, तेल जैसा लगता है, कि बहुत खारा पानी है, तो टेस्ट में आदमी भी उसको लगता है कि अच्छा पानी है कि खराब पानी। कभी कभी खराब टेस्ट हमको आदत पड़ जाता है तो अच्छा पानी मिलता है फिर भी हमको पी नहीं पाते हैं, है कि नहीं, है ना। बहुत बार हम लोग दूसरे जगह में जाते हैं तो पानी में टेस्ट नहीं है क्योंकि हमारी जगह का पानी हमको अच्छा लगने लगा है ना। तो बेसिक चीज पानी का क्वालिटी अगर देखते हैं तो 3 चीजें हैं। एक तो नजर से देखना, स्मेल करना और टेस्ट करना। ये तो 3 बेसिक चीजें हो गए। और मैं आप सबको, सिंपल चीजें हैं तो कुछ बड़ी बात नहीं है, मगर बहुत सारा इस कोर्स में हम लोग बहुत बड़ा बड़ा चीज बात करेंगे, मगर ये पहला चीज आप लोग प्लीज भूलिए मत, क्योंकि ये बेसिक है और हम लोग कभी कभी सिंपल चीज भूल जाते हैं, है ना। बड़ा बड़ा आगे का चीज हम लोग सीख के कभी कभी बहुत सिंपल और बेसिक चीज भूल जाते हैं। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले, कि पानी की क्वालिटी को लोग कैसे देखते हैं, आंख से देखते हैं, स्मेल से देखते हैं और टेस्ट से देखते हैं। ये चीज को आप भूलो मत, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा और आगे जाकर यही चीज समझने से आपका काम आगे जाएगा। अभी मैं अगला स्लाइड में जाता हूँ। कभी कभी मुझे याद है जब RO का पानी आया था गुजरात में 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो लोग बोलते थे कि रोटी अच्छा नहीं बनता है ये खारा पानी से, तो हम लोग RO पानी में जा रहे हैं ना। बहुत लोग बोलते थे। नहीं तो लोग बोलते थे कि एक क्षार की वजह से बकेट खराब हो जाता है, बर्तन खराब हो जाता है, कि खाना अच्छा नहीं बनता है।
कि नहाने के टाइम पे मजा नहीं आता है ना। तो ये सब जो पानी की गुणवत्ता के वजह से आपके ऊपर जो असर पड़ता है, स्वास्थ्य के ऊपर भी असर पड़ता है। कोई कोई नहीं तो जैसे कि बाल खराब हो जाता है, ये गुजरात में बहुत सभी जगह है कि ये जो नहाने से, क्षार वाले पानी से नहाने से बाल खराब हो जाता है। तो उससे पता चलता है हमको यार ये तो पानी में कुछ खराब है। ये तो नए जगह में जाते हैं तो हम लोग 2-3 दिन के बाद हमारा कपड़ा भी थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, कपड़ा में कुछ स्टेन हो जाता है कि कलर आ जाता है। तो उससे भी पता चलता है ये पानी में कुछ खराब है। तो पानी की जो इम्पैक्ट है, पानी की क्वालिटी का जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है कि बकेट खराब, बकेट में कुछ कलर होना, रोटी चावल अच्छा नहीं पकना, नहाने के टाइम पे मजा नहीं आता है, तो ये सब अलग अलग जो चीजें हैं उसकी वजह से भी हमको पानी के क्वालिटी के बारे में लोग थोड़ा समझते हैं और लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं कि ये हमको अच्छा करना है। बहुत सारे हमारे त्योहार जो हैं वो पानी के साथ हमारा संबंध है। भारत में तो सभी जो हमारे भारत में जो धर्म है उनका सभी का पानी के साथ बहुत गहरा संबंध है। वो अगर ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्म हो, पारसी धर्म हो, सभी में आप देखेंगे, जैन में, तो हर एक धर्म में आपको पता चलेगा कि पानी के ऊपर एक विश्वास है, एक संबंध है। कोई कोई धर्मों में हम पानी को पहले शुद्ध करते हैं और उसके बाद पानी हमको शुद्ध करता है ना। हम पहले पानी को शुद्ध करते हैं और पानी हमको शुद्ध करता है। तो उसके बाद अगर कोई हमको कहता है कि पानी में फ्लोराइड है, कि सैलिनिटी, कि आर्सेनिक है, तो कोई विश्वास कम लोग करते हैं उसके बाद, क्योंकि लोगों के अंदर एक विश्वास बैठा हुआ है। जो धर्म के अंदर से लोगों के अंदर एक विश्वास हर एक गांव में है और हर एक गांव में पानी के साथ संबंध अलग है। और कल्चर में ये संबंध में ये भी चीजें हैं कि पुराने पुराने जो बीमारी हुए हैं, जैसे कॉलेरा आज भी है, मगर कॉलेरा 100 साल पहले कॉलेरा बहुत बड़ा बीमारी था, उसमें लाखों लोग इंडिया में, भारत में मरे थे। तो इसकी जो याद है लोगों के मन से अभी तक गया नहीं है। अभी तक लोगों के जो भाषा में, बातचीत में कॉलेरा अभी लोगों के दिमाग से गया नहीं है। अभी जब कोरोना आता है, कोविड आता है, अभी भी लोग कॉलेरा कई सारी चीजों के साथ जोड़ते हैं। तो ये जो संस्कृति है और जो इतिहास है और लोगों की जो सोच है वो भी जुड़ा हुआ है पानी की गुणवत्ता के साथ, वाटर क्वालिटी के साथ। और ये सब लैंग्वेज में, भाषा में, शब्द में और पॉप कल्चर में, गानों में, सभी में आ जाता है। तो इतना गहरा जुड़ा हुआ है कि लोगों के मन में, आप जब लोग उनको सैलिनिटी, फ्लोराइड, आयन कहेंगे तो सामने से वो कह देंगे, मगर वो जब आंख बंद करेंगे और सोचेंगे और उनके सपनों में जो आता है, उनके अंदर की सोच में जो पानी के बारे में जो सोच है, थिंकिंग है, वो अलग बात है ना, वो अलग बात है। और वो मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है। मैं पानी के वाटर क्वालिटी, गुणवत्ता के अंदर अभी 15 साल 20 साल में काम कर रहा हूँ। फिर भी बचपन में जो मेरे अंदर पानी के बारे में जो ट्रेनिंग किया गया, सोच किया गया मेरे धर्म से, और आज के दिन पे भी वो मुझे उसको मान के ही चलना पड़ता है ना। जितना भी मैं BIS स्टैंडर्ड को, जैसे अभी शुभश्री बात करेंगी, टेक्निकल चीज जितना भी करें, मगर मन ही मन ये कल्चर नहीं जाएगा हमारे अंदर से। तो वो हमको, जब हम लोग सितंबर में बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन उस टॉपिक में आएंगे, कैंपेन्स में आएंगे, तभी हमको ये याद रखना बहुत जरूरी है ना, कि लोग इसको, पानी को बहुत अलग अलग नजर से देखते हैं। अब मैं आता हूँ वैज्ञानिक, आधुनिक जो विज्ञान है, साइंस है, जिसके ऊपर लोग टेस्टिंग करते हैं और लेबोरेटरी में इसकी जांच करते हैं पानी की। और जितना जांच करते हैं उतना नया चीज दिखता है ना। नए नए लैब, नए चीजें दिखते हैं। जैसे अभी कोरोना है, बहुत नए नए चीजें आते जाएंगे, है ना। और जैसे लोगों का भी बात चल रहा है कि पानी के अंदर, वेस्ट वाटर के अंदर भी कोरोना वायरस भी जाता है, मगर उसके अंदर से हमको बीमारी नहीं होती है ना। तो ये नया नया जांच बहुत सारा साइंस और वैज्ञानिक तो लेके आते ही हैं, और इसके अंदर से हमको एक स्टैंडर्ड बोलकर चीज बनाएगी, स्टैंडर्ड, है ना। उसके बारे में भी शुभश्री जी बात करेंगी कि स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाता है, कि ये कौन बनाता है कि पानी में 500 TDS से ज्यादा अच्छा नहीं है। ये कौन बनाता है कि पानी में 1 मिलीग्राम पर लीटर ppm से ज्यादा फ्लोराइड अच्छा नहीं है। ये कौन तय करता है कि आर्सेनिक 0.01 ppb
से ज्यादा अच्छा नहीं है ना, ये कैसे आता है? ये स्वास्थ्य का जो असर है, हेल्थ के ऊपर जो असर है हमारे ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारा जांच है पिछले 30 साल 50 साल से, और उसके अंदर से ये जानवर के ऊपर भी स्टडीज होते हैं ना, और बहुत सारे अलग अलग स्टडीज के बाद ये बोलते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि 2 मिलीग्राम पर लीटर हमारे लिए खराब है, ये हो सकता है। और ये हर 5 साल में 10 साल में ये बदलता भी है। जैसे भारत का जो स्टैंडर्ड है उसके लिए अभी फिर से उसके ऊपर जांच किया जा रहा है कि उसको बदलना चाहिए 2020 के हिसाब से। आप में से प्रवाह के नेटवर्क में से बहुत सारे लोग महिलाओं के साथ काम करते हैं, और बहुत सारे लोग गांव में फैमिलीज के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, और आपको पता है कि महिलाएं पानी को कैसे देखते हैं और पुरुष कैसे देखते हैं, इसमें बहुत फर्क है कि नहीं? महिलाएं घर के पानी को इकट्ठा करते हैं, घर के खाने के पानी को इकट्ठा करते हैं, पीने के पानी को इकट्ठा करते हैं, और घर के स्वास्थ्य के पानी को इकट्ठा करते हैं, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, लोगों को तंदुरुस्त रखने के लिए। और जो पुरुष हैं वो पानी को इकट्ठा करते हैं सिंचाई के लिए, क्रॉप्स के लिए, इरिगेशन के लिए, खेत के लिए। तो वो सोच अलग है। तो जेंडर के हिसाब से पानी की क्वालिटी के ऊपर सोच बहुत अलग है। जो अगर पुरुष से बात करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि ये हमारे जो ये गेहूं अच्छा नहीं निकलता है खेत में, इसमें चोखा हमारा मजा नहीं आता है, कि हमारा जो मार्केट में जाते हैं तो हम लोगों को पैसा कम मिलता है क्षार वाले पानी से। मगर यही महिलाओं से आप बात करेंगे तो उनको आपको मिलेगा अलग ही सोच, है ना, कि रोटी अच्छा नहीं बन रहा है, हमको चावल अच्छा नहीं पकता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो जेंडर के पानी के क्वालिटी के ऊपर बहुत 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 गहरा संबंध है। तो इसको सिर्फ हम लोग साइंस के नजर से देखेंगे तो हमको ये जेंडर, कल्चर, ये सभी चीजें हमको ध्यान में नहीं आएंगी, है ना। इसीलिए शुरू से ही हम पानी की क्वालिटी के बारे में टेक्निकल चीजों में जाएंगे तो टेक्निकल चीज को छोड़कर दूसरी चीजों के ऊपर आपको नजर रखना बहुत जरूरी है। लास्ट 2-3 चीजें मैं आपको सामने रखता हूं कि आज के दिन में आप जाएंगे शहरों में और आप जाएंगे भारत के बाहर तो लोग और भी बड़ा बड़ा चीज के बारे में बात कर रहे हैं वाटर क्वालिटी पे। आपको शहर में जाएंगे तो एल्कलाइन पानी के बारे में बात करते हैं। एल्कलाइन पानी मतलब इतना महंगा है, लोगों को लगता है कि उससे कैंसर नहीं होगा, मगर कोई साइंस इस पे नहीं है सपोर्ट। तो इसको बोलते हैं प्रिविलेज। गुजराती में मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ उसके लिए कि लोग जितने ऊंचे सोसाइटी में जितने स्तर पर हैं उनकी सोच भी अलग है पानी के ऊपर और पानी के क्वालिटी के ऊपर, और इसके ऊपर मार्केट भी जुड़ा हुआ। तो पानी की जो क्वालिटी है, जो मैं और आप किस नजर से देखेंगे तो दूसरे लोग बहुत ही अलग नजर से देखते हैं, ये भी हमको समझना जरूरी है। इसलिए हमको ये देखना जरूरी है हमको क्या चाहिए, और हमारे गांव उसको हमको नजर में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग सिर्फ हमारे समाज की नजर से देखते हैं, हमारे नजर से देखते हैं, और हमारे समाज में भी बहुत गरीब लोग हैं, और हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमको छोड़कर, मनुष्य के छोड़कर भी बहुत बड़ी दुनिया है, और पानी की क्वालिटी उनके लिए भी बहुत जरूरी है। और जरूरी हमारे ऊपर घूम के आता ही है, जैसे कि अगर नदी में पूरा खराब पानी जाता है उसमें फिश खराब होता है, और उसमें घूम के हमारे काम के ऊपर ही असर पड़ता है। मगर सुंदर जी आवाज कट रही है। हाँ, अच्छा, आवाज ठीक से नहीं आ रही है? हाँ, अभी क्या ठीक है आवाज? ना रिपीटेशन होता है। अच्छा, कहाँ से हुआ था, किस स्लाइड से हुआ था? ये आपके इसके पहले वाले। अभी क्या ठीक है? प्रिविलेज से। जेंडर ठीक है? हाँ, जेंडर ठीक है, प्रिविलेज से। अच्छा, अभी मेरी आवाज ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। तो पानी की जो क्वालिटी है उसमें अलग अलग लेवल के, अलग अलग स्तर के समाज के लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे कि अभी शहरों में जाएंगे तो एल्कलाइन पानी के बाद भी चल रहा है, जो लोगों को लगता है कि कैंसर रोकता है, मगर ऐसा कोई साइंस नहीं है जो इसको सपोर्ट करता है। और ये पानी बहुत महंगा है,
और लोग वाटर क्वालिटी के ऊपर इसको प्रमोट कर रहे हैं, मार्केट इसको प्रमोट कर रहा है। तो ये हमको समझना जरूरी है कि इस तरीके की चीजें क्या हमारे जो कम्युनिटी है, गांव की कम्युनिटी, उनको क्या ये जरूरी है, उनके लिए क्या चीजें जरूरी है, और वो हमको इससे अलग रखना भी बहुत जरूरी है इसके अंदर ना। हम लोग काफी बार भूल जाते हैं जो हमारी जो समाज है उसको छोड़कर जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, जंगल है, जो नदी है, इनके लिए भी बहुत अच्छा पानी जरूरी है। यानी पानी की जो क्वालिटी है वो जानवरों के लिए भी जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए भी अच्छा पानी जरूरी है, और वो घूम के हमारे ऊपर असर पड़ता ही है। जैसे कि नदी का पानी अगर खराब है तो मछली के ऊपर असर पड़ता है, जो हमारे ऊपर फाइनली उसका इकोनॉमी का असर पड़ता है। तो पानी की क्वालिटी जो BIS की जो स्टैंडर्ड है वो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड है जो हमारे लिए है, वही हम यहाँ पर सीखेंगे। मगर जब हम वो सीखते हैं तो उसके साथ साथ ये भी हमको मन में रखना है कि इकोलॉजी, फॉरेस्ट, जानवरों के लिए भी पानी के स्टैंडर्ड्स हैं और वो अलग है, और हमको उसमें भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मार्केट पानी के क्वालिटी को बहुत अलग नजर से देखता है, और उसमें अच्छा भी है और खराब भी है, क्योंकि मार्केट पानी को बहुत स्ट्रांगली प्रमोट करता है कि हम आपको इस तरह का पानी पीना चाहिए, उस तरह का पानी पीना चाहिए। तो हमको ये नजर रखना इसलिए जरूरी है कि साइंस के हिसाब से क्या चीज़ है और लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि पूरे मार्केट के नज़र से जाएंगे तो वो पानी की क्वालिटी हमको दूसरे लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, जो हमारे लिए, हमारे गाँव के लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो मार्केट जिस नज़र से पानी की क्वालिटी को देखता है उसको हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, और उसको मन में रखते हुए हमको क्या चीज़ चाहिए। ऐसे संस्था, ऐसे NGO जो कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, गाँव में काम करता है, ये हमको बार बार खुद को याद दिलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादातर उनकी जो ज़रूरत है और उनकी जो रोज़ की जो ज़िंदगी है उसके हिसाब से ही पानी को देखते हैं और पानी की क्वालिटी को देखते हैं। वो खेती के ज़रूरत के, सिंचाई का ज़रूरत हो, वो पीने का पानी हो, खाना बनाने के लिए हो, तो जो पर्पस है, जो यूज़ है, जिसके लिए पानी है उसी के लिए पानी का क्वालिटी भी है। तो हमको ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट पे रखना पड़ेगा कि यूरोपियन स्टैंडर्ड कुछ कह सकता है, मगर हमारे गुजरात के गांव में लोगों को क्या चाहिए पहले तो वो तो ठीक करें, है ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल में है, मगर हमारे गांव में पहले लोगों की जो ज़रूरत है पहले वो हम पूरा करें। तो उस नज़र से भी देखना बहुत ज़रूरी है पानी की क्वालिटी को। तो ये हमने इस प्रेजेंटेशन में मैंने शुरू में इसलिए किया कि हम लोग टेक्निकल चीज़ों में अभी जाएंगे, और शुभश्री को मैं इनवाइट करूंगा अभी कि BIS के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करें, और उसमें जाने के पहले थोड़ा एक वाइडर लेवल पर हम लोग सोचें। ये जो प्रेजेंटेशन है उसका जो गुजराती जो ऑडियो के साथ आपको मिलेगा, 2 दिन में हम लोग आपको भेजेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, गूगल क्लासरूम में भेजेंगे, और आपको ऑनलाइन भी आपको इसका लिंक मिलेगा। तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें गुजराती में भी आप समझ सकते हैं, और आपको सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं हमको। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। आज अगर बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे और धीरे धीरे सब कुछ हमको समझ में आएगा। इसके साथ मैं शुभश्री को रिक्वेस्ट करता हूँ, शुभश्री, कि आप अभी कंटिन्यू करें आपके प्रेजेंटेशन पे जो BIS स्टैंडर्ड के ऊपर है। ओके, हर्ष, मुझे स्क्रीन शेयर का परमिशन है? हाँ, कर सकते। ओके, थैंक यू। दिख रहा है सभी को मेरी स्क्रीन? ये ठीक है। ओके, थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। स्क्रीन करो, हाँ जी, फुल स्क्रीन कर दो। मैं गूगल स्लाइड से चालू कर रही हूँ। व्यू में जाकर प्रेजेंट पे कर सकती हूँ, व्यू में जाकर प्रेजेंट ऊपर हाँ। टॉप में। हाँ,
बस। ओके, थैंक यू। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कॉल पे ज्वाइन किए हैं, इस कोर्स पे, वाटर क्वालिटी के कोर्स पे। मैं अभी आप लोगों के साथ पानी की गुणवत्ता के ऊपर बात करूंगी, उसके मानक के ऊपर बात करूंगी, और जो पानी से जुड़े हुए और क्या क्या चीज़ें होती हैं शरीर में, उस पे बात करूंगी। आज हम ज़्यादा मानक के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम 2-3 पैरामीटर्स के ऊपर हम आज बात करना शुरुआत करेंगे। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कहीं कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ तभी मुझे बता सकते हैं जो जगह आपको समझ में ना आए। ओके, शुरुआत करते हैं। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये जो मानक होती है, जैसे हम बोलते हैं कि TDS 500 से ज़्यादा हम मिलीग्राम पर लीटर अगर हम लेंगे तो हमारे शरीर को हानि हो सकती है। फ्लोराइड अगर हम 1 ppm से ज़्यादा लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीज़ें कौन तय करता है? तो ये है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मतलब भारतीय मानक ब्यूरो है, जो भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली एक संस्था है, जो 1986 में बनाई गई थी, और जो हमारे जो पीने के पानी का एक प्रोटोकॉल बनाती है, जिसमें अगर कोई पानी का मानक, अगर कोई यूनिट है, अगर वो ज़्यादा हो जाती है, जैसे फ्लोराइड में अगर 1 ppm से ज़्यादा हो जाता है और उससे ज़्यादा अगर पानी हम कंज्यूम करने लगते हैं 1 ppm से ज़्यादा, 1.5 ppm से ज़्यादा, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो ऐसे करके जो BIS है, जो ये संस्था है, उसने सभी अलग अलग जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं पानी पीने के पानी को सही बताने के लिए कि हम कौन सा पानी पी सकते हैं, ये चीज़ के लिए उसने हर एक पैरामीटर के बारे में एक एक विश्लेषण दिया हुआ है। जैसे टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, आज हम 3 पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। उसमें से पहला है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। जैसे हमें पता है कि गुजरात में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स बहुत होते हैं। हम देखते हैं, हम पानी की जांच करते हैं, बोर का जांच करते हैं, पीने का पानी का जांच करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं 1000 ppm से ज़्यादा डिसॉल्व सॉलिड्स आ रहे हैं, 2000 ppm का डिसॉल्व सॉलिड्स आ रहे हैं। तो ये टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स है, होता क्या है? ये पानी में कुल घुले हुए पदार्थ हैं, जो ठोस पदार्थ हैं, उसमें खनिज भी हो सकता है, उसमें नमक भी हो सकता है, उसमें धातु भी हो सकता है। मतलब ये कुल 3-4 चीजों को मिलाया हुआ एक डिसॉल्व सॉलिड्स है। पानी में कुल कितने घुलित पदार्थ हैं, ये बताता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। लेकिन ये सैलिनिटी से किस तरीके से अलग है कि सैलिनिटी में सिर्फ ये बताता है कि कितना नमक है, इस पानी में कितनी घुलित नमक है। वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। लेकिन जो TDS है वो सिर्फ नमक के बारे में नहीं बताता है, उसमें खनिज के बारे में भी बताता है और धातु के बारे में भी बताता है। जैसे टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स में ये भी होगा कि आयरन कितने हैं, फ्लोराइड कितने हैं, सब कुछ है। लेकिन सैलिनिटी सिर्फ आपके नमक, कितना घुलित नमक है पानी में, वो बताएगा। अगर हम देखें तो ये जो BIS है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उसने ये निर्धारित किया है कि अगर इंसान को स्वस्थ रहना है तो उसको TDS 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। 500 मिलीग्राम प्रति लीटर तक वो अपना शरीर, एक इंसान का शरीर बर्दाश्त कर सकता है। ये
मिलीग्राम प्रति लीटर और ppm पार्ट्स पर मिलियन दोनों एक ही चीज होती है। और अगर वहां पे कोई भी अगर सेफ सोर्स नहीं है, अगर हमें कोई 500 मिलीग्राम प्रति लीटर का सोर्स नहीं मिल रहा है, अगर सभी के एक गांव में सभी पानी के जो स्रोत हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1000 ppm दिख रहे हैं, 1500, तो अगर कोई सेफ नहीं है तो हम 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर तक जा सकते हैं। अभी ये डिजॉल्व सॉलिड्स कहाँ से आ सकते हैं, जैसे पशुओं का जो वेस्ट होता है उसमें से आ सकते हैं, जो हम इंसानों का जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें से आ सकता है, लैंडफिल से आ सकता है, जमीन में भी वो पहले से ही जो मिनरल्स हैं उससे भी टीडीएस आ सकते हैं, जो भी घुले हुए पदार्थ हमारे जमीन पे है। इसका जैसे पहले बताया गया है कि प्रॉब्लम क्या होती है, टीडीएस से समस्या क्या होती है, जैसे हमारे पाइपलाइन, जो पानी का पाइपलाइन है वो खराब हो जाता है, बाल्टी या मटका है, जो बर्तन है जिसमें हम पानी रखते हैं संग्रहित करके, तो वो खराब, मतलब उसमें एक सफेद कलर की लेयर बन जाता है, पानी के ऊपर में, पानी का ऊपर में एक लेयर आ जाता है, पानी थोड़ा सा नमकीन स्वाद का हो जाता है, ऐसा होता है। तो इसका उपाय क्या है, अगर पानी में टीडीएस बहुत ज्यादा है, कहीं पे 2000 ppm से भी ज्यादा है, कोई भी सेफ सोर्स नहीं है, और तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसका उपाय ये है कि आरओ, जैसे गुजरात में अभी अब हम देख सकते हैं जगह जगह पे इसलिए आरओ लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी में टीडीएस की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। इस पे आप लोगों का कोई सवाल है किसी को? हाँ, मैं छगन भाई वाघेला बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मुझे ये सोचता है कि ये जो हम नमक की बात पे है, मतलब जो सॉल्टी वाटर होता है और सैलिनिटी वाटर होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, सॉल्टी और सैलिनिटी एक ही चीज है। मैंने जैसे आपको बताई ना, सैलिनिटी का मतलब होता है, हम सैलिनिटी कैसे समझते हैं कि पानी में कुल घुलित नमक कितना है, तो वही आपका सॉल्ट मतलब सॉल्ट बताता है। और जरूरी नहीं है कि अगर हाई टीडीएस भी होगा तो वहां पे भी आपका पानी ऐसे नमकीन टेस्ट का होगा, लेकिन ये जांच के बाद ही पता चलता है कि कौन सी चीज ज्यादा है टीडीएस में, नमक ज्यादा है या खनिज ज्यादा है या धातु ज्यादा है, क्या चीज ज्यादा है उसमें। मैडम मुझे लगता है कि छगन भाई का सवाल, मैं कीर्तन बात कर रहा हूँ सीएसपीसी से। हाँ जी। छगन भाई का सवाल मेरे ख्याल से ये है कि जब हम मेजर करते हैं, वाटर क्वालिटी का टेस्टिंग करवाते हैं, तो टीडीएस आता है उसमें मेजर होकर। हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या अलग से, मान लीजिए टीडीएस आया 2500, तो उसमें से ये जो कंपोनेंट्स इंग्रेडिएंट्स आपने बताए वो अलग अलग से मेजर होते हैं क्या, जैसे कि वेस्ट जैसे कितना है? हाँ जी, हाँ जी। हम टीडीएस सबसे पहले क्या होता है ना कि हम पहले टीडीएस जांच करते हैं, फिर उसमें से जो सबसेक्शंस होते हैं कि अगर आपको जानना है कि इसमें कितने घुलित पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ ज्यादा हैं, फ्लोराइड है या सैलिनिटी है, क्या चीज ज्यादा है, तब हम उसका इंडिविजुअल अलग अलग जगह हम जांच करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो टीडीएस में मेरा कौन सा मात्रा नमक ज्यादा है या खनिज ज्यादा है या धातु ज्यादा है। वो अलग से करना पड़ेगा ना, वो नॉर्मल जो टेस्टिंग करवाते हैं, जो गवर्नमेंट की जो लेबोरेटरीज है उसमें जब हम टेस्टिंग करवाते हैं उनके फिक्स 13 पैरामीटर्स है, 13 पैरामीटर्स, तो उसमें टीडीएस उसमें आता है, उसमें टीडीएस, हाँ टीडीएस है, मगर टीडीएस के अंदर में जो आपने बताया ना वो नहीं आता है उसमें मेरे ख्याल से। नहीं, जैसे अगर आप खनिज बोलते हैं तो खनिज में आपका ये आयरन सब आ जाएंगे, ठीक है, नमक में आपका सैलिनिटी आ जाएगा, तो अगर हम अलग अलग से जांच करेंगे करवाना पड़े हमें। हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें पता चलता है। अच्छा, ठीक है। और कोई सवाल किसी को? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी। हेलो, हाँ एक सवाल है मेरा। मैं भारती बोल रही हूँ सीएसपीसी से। हाँ जी। मैम मेरा एक ये सवाल है कि आपने बताया कि टीडीएस वाला पानी, मतलब खारा पानी जहाँ पर ज्यादा है,
तो वहां पर आरओ वाटर उसका जो है वो सॉल्यूशन है। लेकिन आए दिन हम लोग न्यूज में देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है कि वो जो आरओ वाटर है वो हमारे हेल्थ के लिए कितना सेफ है। देखिए, जरूरत से ज्यादा अगर उसमें हम लोग टीडीएस कम कर देते हैं आरओ में, जो सिस्टम होती है ना, मेम्ब्रेन होती है जो फिल्टर करता है, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड्स देखेंगे तो आरओ का भी पानी ऐसा नहीं है कि आपको 25 टीडीएस होगा या 50 टीडीएस का होगा, ऐसा है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्रॉब्लम है आरओ का पानी का जो वेस्टेज होता है। हम वाटर जो, हाँ जी, हेलो, हाँ मैं कृपा बोल रही हूँ। सुबह से ये जो हम आरओ का बोल रहे हैं, तो आरओ का मैं जो देख रही हूँ कि उसका जो वेस्टेज ऑफ वाटर, हाँ, तो मैं वेस्टेज ऑफ वाटर और मैं उसको इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, तो वो जो टेक्नोलॉजी है, तो मैं इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखूं तो मेरे को नहीं लगता है कि वो सजेस्ट कर सकते हैं वो सिस्टम। और हेल्थ के दृष्टिकोण से भी देखें तो उसमें से क्योंकि मिनरल्स वगैरह सब निकल जाते हैं, तो फिर वापस वो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है और हमको विटामिन और ये सब का मेडिसिन लेना पड़ता है। देखिए, वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रीटमेंट में आरओ भी है, डी आयनाइज्ड बाय आयन एक्सचेंज भी है। अगर एक बहुत पुराने जमाने में जब ये सारी चीजें पद्धति नहीं थी, तो जो अगर हम 1950s के पहले की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे ना फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता था, जो जिसको अगर हम घोलते हैं तो हम ऊपर का पानी 2/3 पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी हम टीडीएस ये क्या है ना, डिसॉल्व सॉलिड्स। फिटकरी क्या करता है, इसको हेवी कर देता है और वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं जो भी पदार्थ है। अगर ये जो इसका जो ट्रीटमेंट है, आज मैं सिर्फ आप लोगों को एक एक पैरामीटर्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर है, जिसका क्या मानक है, कितना लेवल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना मिलीग्राम प्रति लीटर पानी हम इसका पी सकते हैं, और जिसका इसका हेल्थ इफेक्ट्स हैं, और इसके ट्रीटमेंट पे हम जैसे सुंदर जी ने आप लोगों को पहले जो बताया है कि हम एक एक के हम इन सभी पैरामीटर्स के बारे में, ये सिर्फ आज की बात नहीं, हम इसको कंटिन्यूस हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। शुभश्री, सुंदर बोल रहा हूँ। मेरी सजेशन ये है कि स्लाइड्स आप जो 5 स्लाइड्स और हैं, तो वो सभी स्लाइड्स पहले खत्म कर दो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मतलब इंटरेक्शन उसके बाद रख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कहीं है ना, तो इसलिए खत्म हो जाना चाहिए। एंड तक पहले ले सकते हैं, उसके बाद इंटरेक्शन रखें, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई सवाल है तो। थैंक यू। एक और बात मुझे बतानी है कि ये सभी स्लाइड्स का ऑडियो आप लोगों को गुजराती में भी मिलेगी, ये सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में नहीं है, ये गुजराती में हम 2 दिन में आप लोगों को इसका शेयर करेंगे। अब दूसरा जो पैरामीटर है हम उस पे आते हैं, जो आयन है, जो लोहा है, जो पानी में इस हिसाब से जो पानी में हमारे भूजल में मिलता है, जिसका जो मानक इसने जो निर्धारित की है BIS ने संस्था ने, वो 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर है। और अगर कोई सेफ सोर्स है भी नहीं तो इसका कोई अलग उपाय नहीं है, आपको 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर के अंदर ही पानी का आपको ये सुरक्षित है आपके लिए। अगर हम आयरन ज़्यादा पानी अगर हम लेंगे, जैसे ये आयरन अगर हम देखेंगे, ये इश्यूज गुजरात में भी कई जगह में है, हमारे ईस्टर्न इंडिया में भी बहुत जगह पे है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पानी का पाइप होती है उसमें लीचिंग हो जाती है, कोरोशन हो जाती है, और जो पीने का पानी है एक बिटर टेस्ट होता है, एक जैसा मेटल का कोई टेस्ट कर रहे हो वो होता है। पानी चावल दाल अच्छी तरीके से नहीं पकता है,
लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम आयरन का अगर हम 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा अगर हम सेवन करेंगे पीने के पानी में, तो ये प्रॉब्लम होता है। आयरन का ऐसा कुछ ये नहीं है, बहुत सारे फिल्टर्स आ रखे हैं। जैसे हम 3 लेयर्स ऑफ फिल्टर्स की भी बात करते हैं, सैंड, ग्रेवल्स, इसके भी हम लोग फिल्ट्रेशन होती है, ऑक्सीडाइजिंग फिल्टर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से आयरन को हम ट्रीट कर सकते हैं अगर पानी में आयरन ज़्यादा है तो। दूसरा मानक है फ्लोराइड, जो हम अगर बता रहे हैं तो हमारे देश में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पे ये फ्लोराइड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में तो जैसे मांडवी के इलाके में आपको फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मिलेगा। मेहसाना में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका जो मानक है, कितना हम इसका लिमिट हम ले सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, वो सिर्फ 1 mg प्रति लीटर है। और अगर कोई भी सोर्स आसपास का कोई उस गांव में कोई पानी का सोर्स ठीक नहीं है, अगर कोई 1 mg प्रति लीटर नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर ही जा सकते हैं इस मानक में। अभी फ्लोराइड अगर हम ज़्यादा पानी पीने के पानी में अगर फ्लोराइड ज़्यादा है, अगर हम 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा अगर हम फ्लोराइड का पानी सेवन कर रहे हैं 2 साल 3 साल लगातार अगर करते रह रहे हैं, तो डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकते हैं। जैसे दांत पीले हो जाना, एक ब्राउन कलर का, येलो कलर का स्टेन होता है, और हड्डियां टेढ़े हो जाते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, एक एक्टिवेटर एल्यूमिना के द्वारा भी एक ट्रीटमेंट होती है, जो इनरेम एक फिल्टर बनाई हुई है जिसमें फ्लोराइड रिमूवल होती है, तो वो एक्टिवेटर एल्यूमिना के थ्रू होती है। और दूसरा जो मेथड ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है वो रिवर्स ऑस्मोसिस है। अब दूसरी जो पैरामीटर, जो आखिरी आज का हम बस ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे। जो आखिरी पैरामीटर है वो है रेसिडुअल क्लोरीन। ये हम जो क्लोरीन टैबलेट्स पीने के पानी में जो टैंक्स होते हैं उसमें डालते हैं। जैसे मैंने मेहसाना में देखा हुआ है कि धरोई का पानी आ रहा है, फिर उसको एक टैंक में स्टोर करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, फिर पूरे गांव में सप्लाई होती है। तो वो जो है, हमें कभी भी 0.2 मिलीग्राम से ज़्यादा हमें वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे 1 लीटर में सिर्फ 0.2 मिलीग्राम ही क्लोरीन होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीग्राम ही ये हो सकता है। कि हम सिर्फ डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिसइंफेक्शन मतलब इसको बैक्टीरिया को मारने के लिए हम ये पीने के पानी में इस्तेमाल करते हैं। जो मेजर जो इश्यूज होती हैं कि अगर हम पीने के पानी में क्लोरीन का टैबलेट ज़्यादा डाल दें तो इससे क्या होता है, हमारी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, वो खराब हो जाती हैं। हमें ब्लैडर कैंसर्स का भी काफ़ी सारे इश्यूज दिखे हैं। गले में जलन होना वो भी होता है। तो इसका कोई उपाय नहीं है। इसका बस उपाय ये है कि जब भी पीने के पानी में आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं, आप खुद का पानी का कर रहे हैं, सेल्फ अपने खुद के घर का पानी का कर रहे हैं, या फिर आप गांव में जो वाटर टैंक है जहाँ से वाटर सप्लाई हो रही है उसका क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो उसका डोज जो है, आप जो उसकी मात्रा है उसको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब 1 लीटर अगर 5 लीटर की टंकी है उसमें 1 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 लीटर का है वो सिर्फ 0.2 मिलीग्राम ही होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दिखा रही हूँ जो मतलब waterquality.network है, जिसमें
इनरेम ने टूल्स बनाए हैं, कोर्सेज बनाए हैं, जो हम आज जो आपको सब दिखा रहे हैं, इसके ऊपर अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, जैसे TDS के बारे में, तो अगर हम TDS का देखें, यहाँ पे लिखा है कि जो लिमिट है TDS की वो 500 मिलीग्राम प्रति लीटर ही है। ज्यादा से ज्यादा हम 2000 तक जा सकते हैं। BIS में इसका मेथड अगर हम इसको टाइप करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। और अगर हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर हमें TDS पीने के पानी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे एक PDF फाइल भी है। तो आप इन सभी चीजों का मतलब सिर्फ मानक ना जानते हुए इससे जुड़े हुए और भी अगर जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लोग के waterquality.network में जो टूल्स बनाए हुए हैं, जो कोर्सेज बनाए हुए हैं, आप उसमें आके हाँ जी આપડા જે આરઓ નું ફિલ્ટર આવે એ આપણે જાતે બદલી શકીએ? आप बोल रहे हैं इसको फिल्टर को बदलने की बात कर रहे हैं? हाँ, जो आरओ का फिल्टर है तो 6 महीने में बदलना पड़ता है, तो वो भाई को नहीं बुलाता है, एजेंट को, ना खुद बदलता है तो बदल सकते हैं? नहीं, ये आपने जहाँ से फिल्टर लिया है आपको उसी को फोन करके उसको बदलवाना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है फिल्टर। એટલે કંપનીનું ફિલ્ટર લાઈન આપણે જાતે બદલવું હોય तो बदली શકીએ? इसके बारे में सुंदर जी क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? नहीं, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है कि आरओ की जो फिल्टर है उसको कब बदलना है कि क्या क्वेश्चन है आपका? खुद बदल सकते हैं आरओ का जो फिल्टर है। अच्छा बदल सकते हैं। हाँ कंपनी का लाकर हाँ नहीं डेफिनेटली कर सकते हैं। एक्चुअली आरओ का जो फिल्टर बदलना ये बहुत मुश्किल नहीं है ना, उसको सीखा जा सकता है उस चीज को। और इसी तरीके से बहुत सारे असेंबली वाले लोग करते ही हैं। तो उसी तरीके से ना आपको देखा होगा जो लोग असेंबली करते हैं आरओ के फिल्टर का सर्विसिंग करते हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब उनका कोई टेक्निकल कुछ नहीं, वो सीख लेते हैं इस चीज को, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो किया जा सकता है, ये तो कोई भी सीख सकते हैं इसको। हाँ जरूर। सुंदर जी, उसमें आरओ के अलग अलग डिफरेंट होते हैं। कोई आरओ में 15 दिन में फिल्टर बदलना होता है, किसी में 1 महीने में होता है, और कोई आरओ में फिल्टर 6 महीने में भी होता है। तो वो आपने बोला उसी तरह जो भी उसका टेक्नीशियन आता है उससे आप ट्रेनिंग ले लो तो आप खुद बदल सकते हो आरओ का फिल्टर। हाँ डेफिनेटली, आप अगर वो इतना ओपन है कि वो आपको शेयर करने के लिए ना कि जो आपको बताने के लिए रेडी है, तो डेफिनेटली आप उनसे सीख के भी कर सकते हैं। मगर हाँ मतलब वो उनके अनुभव से आया हुआ चीज है, मगर वो सीखा जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। हेलो, हाँ मैं खुद बदलती, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, हाँ जी, हेलो सर, हेलो मैम, हाँ बताइए। हाँ मैं खुद बदलती हूँ, मेरा आरओ का फिल्टर, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, वेरी गुड। नहीं बहुत अच्छी बात है। हेलो हाँ जी बताइए। मैडम, मुझे ये पूछना था कि अभी TDS का मानक जो है 2000 है या 1500 हो गया है? नहीं क्योंकि अभी मैंने सुना था वो इंडिया में 1500 कर दिया है WHO ने। नहीं, ये WHO अलग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये अलग है, लेकिन हमारे जो देश में, इंडिया में जो पीने का पानी का जो मानक निर्धारित करते हैं वो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। उसका अभी भी 2000 ही है। लेकिन हाँ, जैसे सुंदर जी ने कहा है कि ये 2020 में भी अभी उसको रिवाइज करने की बात हो रही है। सिर्फ TDS की बात नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर चर्चा करते हुए इसको जैसे पहले क्या था, फ्लोराइड का 1.5 था परमिसेबल लिमिट, है ना, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट, जिसको 2012 में 1 ppm में किया गया है। ऐसे बहुत सारे मानक हैं। 1986 में कुछ थे, अभी 2012 में कुछ है, अभी अगर 2020 में अगर हमें न्यू गाइडलाइंस आएंगे तो उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन अभी तक बदला हुआ नहीं है। ओके, थैंक यू मैडम। और दूसरा एक ये था कि एक स्टैंडर्ड पानी जो है उसमें मतलब हमारे हेल्थ के लिए कौन सा स्टैंडर्ड TDS रिक्वायर्ड है?
मतलब 500 रिक्वायर्ड है बॉडी को। हाँ जी, हाँ जी। ओके मतलब ओके 500 से ज्यादा है तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जैसे हो सकते हैं, लेकिन ओके, अगर मेरा एक सवाल था। हेलो, हाँ जी, ओके थैंक यू। हाँ जी, हेलो, हाँ अरविंद सीधे जी, उत्थान से अरविंद बात कर रहा हूँ। मेरा एक हाँ सवाल जी था। अरविंद जी। जो हम लोगों ने अभी पूछा था कि टीडीएस रिजोल्व करने का जो आपने बताया आरओ का, ठीक है, तो आरओ का ऐसा है कि बहुत सारे गांव में आरओ का जो डिस्पोजल निकलता था वो बहुत ही भयंकर था, तो गांव वालों ने आरओ को बंद कर दिया। तो दूसरा कोई उसका उपाय है क्या देखिए आरओ के अलावा? हाँ, वैसे है 2-3 और ट्रीटमेंट्स भी हैं, लेकिन आज मैं इस पे आती नहीं हूँ क्योंकि जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं, जो अगले जो स्लाइड्स हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीक का जो प्रेजेंटेशंस होंगे 2 हफ्ते के बाद, तो इसी के ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, ट्रीटमेंट के ऊपर और इसके ऊपर, हेल्थ इफेक्ट्स के ऊपर। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा है कि फिटकरी, जो फिटकरी बोलते हैं, फटकरी बोलते हैं गुजराती में मुझे लगता है, उससे भी ये सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में अगर हम ट्राइबल विलेजेस में देखें तो इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता था। जी, मेरा सवाल इसलिए था कि आरओ का, कि बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने को मिला है कि आरओ से पानी तो शुद्ध होता है, लेकिन जो उसका डिस्पोजल वेस्ट निकलता है उससे बहुत सारा पानी खराब भी होता है। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो मैकेनिज्म आए हैं, ये जो पूरा ट्रीटमेंट प्लांट आया हुआ है, लेकिन उसमें इसका जो वेस्ट वाटर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें सिर्फ 1% सिर्फ पीने का जो पानी है वो आपको शुद्ध कर दे रहा है, लेकिन इससे जो वेस्ट वाटर निकल रहा है इसका कोई ट्रीटमेंट बताया नहीं गया है अभी तक। लेकिन कुछ कुछ गांव ऐसे हैं, जैसे अगर हम उड़ीसा में देखें तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो वेस्टेज ऑफ वाटर है उसको किसी और चीजों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बर्तन धोने में या कपड़े धोने में, ऐसी चीजों में। लेकिन वो डिपेंड करता है कम्युनिटी के ऊपर कि वो किस तरीके से पानी को संग्रह करना चाहती है, इस्तेमाल करना चाहती है। मैडम हाँ जी, मेरे कुछ सवाल है। हाँ जी, कमलेश बोल रहा हूँ CSPC से। हाँ जी कमलेश बताइए। एक तो मैं इतने सवाल हुए, अभी इसमें एक चीज मुझे क्लियर नहीं हुई है कि TDS का जो मानक है वो 500 ppm है, 1500 ppm है या 2000 ppm है? अगर कहीं पर सोर्स नहीं है अवेलेबल, ऐसा भी आपने प्रेजेंटेशन में लिखा है, तो 1500 है, पर रियल ह्यूमन हेल्थ के लिए स्टैंडर्ड क्या है वो एक मेरे को जानना है। 500 मिलीग्राम प्रति लीटर है। 500 ठीक है। जो मतलब जो, हाँ, इसलिए दो चीजें रखी गई है। एक्सेप्टेबल मतलब कितना तक होता है मिलीग्राम जो हमारा शरीर इस पानी जो भी पदार्थ है, हाँ राइट, बर्दाश्त कर सकता है, तो वो 500 है। नहीं, पर अगर नहीं है कहीं पर तो देखिए जहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है। अपर लिमिट कितनी है? अपर लिमिट 2000 है। अपर 2000, हाँ 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर है। जैसे महसाना में अगर हम देखेंगे सिटी में, तो ज्यादा से ज्यादा सभी सिटीज के बोरवेल में 2000 ppm का ही पानी आता है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ दादा, ये standardization करता है, is it on the laboratory basis only or it is also tested among the people like that and wider number of people? ना कोई जगह मिला नहीं हमको, इसलिए पूछा। नहीं दादा, ये इंडिया का कॉमन बनता है। वाइडर नंबर ऑफ पीपल के ऊपर टेस्ट किया है? हाँ दादा, थैंक यू। वो आई थिंक इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड्स हैं BIS के, तो वो जैसे सुभाश्री जी ने आपको शेयर किया कि आज जो हम लोग आपको शेयर किए हैं कि वो हर एक पैरामीटर में 2 नंबर शेयर किए हैं ना। उसमें एक ही पैरामीटर है जो इसमें आयन है, इसमें एक ही नंबर है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, जो आपको जिसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि 0.3 मतलब 0.3, जबकि बाकी सभी जैसे फ्लोराइड है, TDS है, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया। उसी में अभी
उस पॉलिसी को रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि ये सब एक एक समय में एक एक डिसीजन लिया गया। तो अभी 2020 में इसको फिर से इसको रिव्यू करेंगे और स्टैंडर्ड शायद अगले साल 2021 में कुछ चेंजेस होने वाला है ना, अगले एक साल में। तो शुभश्री, इसके साथ मैं तुमको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारा स्क्रीन शेयर तुम स्टॉप कर दो और मैं नेक्स्ट स्टेप्स में जाता हूं कि जो हम लोग ने आज एक पहला सेशन किया है उसके बाद अगले कदम क्या है सबको, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है ना इस इंटरेक्शनल कोर्स का। तो शुभश्री, अगर तुम स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हो तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर शुरू करूंगा। थैंक यू। तो पहले तो ये बात है कि हमने आपके लिए जो सॉफ्टवेयर जो गूगल क्लासरूम जो आपके लिए अवेलेबल किया है, वो गूगल क्लासरूम में से आपको ये मटेरियल अवेलेबल होंगे और उसमें आपको ये असाइनमेंट भी मिल जाएगा ना। तो मैं आपको ये आपके जो असाइनमेंट है इस बार का, उसके बारे में अभी थोड़ा बताऊंगा। मेरा आवाज क्लियर है क्या? क्लियर है। ओके, थैंक यू। हाँ, क्लियर सुनाता है। तो आपके लिए नेक्स्ट 2 वीक्स का ये असाइनमेंट है कि ये जो असाइनमेंट है इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि आप इस कोर्स में 4 मंथ्स, जो 4 महीना है आपको इस कोर्स का, उसमें एक गांव आप मन में रखिए ना, क्योंकि हम लोग ये जो इंडियन की तरफ से दूर से ये जो कोर्स कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ में गूगल स्लाइड, सिर्फ पावर पॉइंट जूम करेंगे तो उसमें लर्निंग हमारा जो सीख है वो कम होगा। आपको इसको आपके गांव के साथ रिलेशन करना बहुत ज़रूरी है और तभी इस कोर्स में हमको लर्निंग और सीख आगे जाएगी। तो वो नेक्स्ट अगले जो 2 वीक्स है, 2 हफ्ते हैं, तो उसमें हम लोग का रिक्वेस्ट आपको ये है कि ये असाइनमेंट आप स्टार्ट करो। जो असाइनमेंट बहुत सिंपल है, मतलब कि आपके लिए, कई लोगों के लिए तो ये असाइनमेंट, ये चीज़ तो आपने पहले ही किया होगा, मगर हमारा रिक्वेस्ट ये है कि अभी आप इसको स्टार्ट करो तो धीरे धीरे हम लोग इसमें थोड़े थोड़े चीज़ें बढ़ाते जाएंगे। तो ये असाइनमेंट मेनली है कि एक गांव से आप शुरू कीजिए, उसी गांव को 4 महीने तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके संस्था से 1 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं तो आप लोग अलग अलग गांव भी ले सकते हैं, आपके अलग अलग गांव जो आप काम करते हैं वो भी ले सकते हैं, आपकी संस्था के ऊपर ये चॉइस है, मगर कोई ना कोई गांव आप लोग लीजिए भी, जिसमें हम लोग जो आज हमने जो प्रेजेंटेशन शुरू किया उसमें आप ये कोशिश कीजिए कि जो पानी की गुणवत्ता, वाटर क्वालिटी, आपके नज़र से और लोगों की नज़र से कैसे उसको देखते हैं ना। तो पानी में, गांव में क्या क्या पानी के सोर्सेस है, बोरवेल है, कुआं है, उसमें पाइपलाइन से पानी आता है, तालाब है, सभी तरह के है ना। एक गांव में पानी का सोर्स बहुत सारा है, तो उसमें पानी के सोर्सेस कौन से हैं, उसमें कौन कौन लोग किस किस पानी के सोर्स को लेते हैं, लोगों का परसेप्शन, लोगों का नज़र कैसा है पानी के क्वालिटी पे, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो लिखा गया है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये समझना कि गांव में अलग अलग जो लोग रहते हैं वो इस पानी के बारे में क्या सोचते हैं। कि कोई पानी ऐसा है कि वो सिर्फ पीने लायक है, ऐसा लोगों को सोचे। कोई पानी ऐसा है कि जो जानवर भी पी सकते हैं, है ना, कि गाय भैंस भी जाके वो पानी पीते हैं, ऐसा लोग। कोई पानी ऐसा है जो लोगों को लगता है कि ये जानवर भी नहीं पी सकते हैं। क्यों ऐसा लगता है? लोगों को क्या लगता है पानी के बारे में, वो खराब क्यों है, कोई पानी अच्छा क्यों है, इसके बारे में आप थोड़ा लोगों की चर्चा कीजिए और ये भी समझिए कि अलग अलग लोगों को इसकी अवेयरनेस क्या है। कोई एक फैमिली है उसको लगेगा कि ये पानी खराब है, दूसरे को लगेगा कि ये पानी बहुत अच्छा है, किसी को ज्यादा जानकारी होगी कि फ्लोराइड, आयरन, वो भी पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। ये आप डॉक्यूमेंट कीजिए कि लोगों की अलग सोच क्या है पानी के ऊपर। तो आपको इसमें करना क्या है, अगर आप गांव जा सकते हैं, अगर आपको मूवमेंट है, अगर आपके पास लोग हैं जो जिनके साथ आप टच में हैं, तो आप क्या कीजिए, जितने फोटो ले सकते हैं ना नज़र से कि ये सब पानी के सोर्स का, कोई खराब नाला अगर बहता है, ड्रेन है वो बह के जा रहा है, कि गंदा पानी है, कोई अच्छा दिख रहा है पानी, किसी को अच्छा लगता है, तो
तो वो सबका फोटो लीजिए कि कोई अगर किसी को कुछ शक है कि कोई बीमारी यानी कि कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री है उसमें से खराब पानी निकलता है, अगर कोई लोग को लगता है कि वो उनके स्किन पे चमड़ी पे असर पड़ता है, किसी के बाल पे असर पड़ता है, किसी को लिवर का प्रॉब्लम, कुछ भी कैंसर है, कुछ भी चीजें हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। और बहुत जरूरी है कि लोगों के बारे में जो लोगों की जो स्टोरीज हैं, यानी गांव में पानी के पुराने जो कल्चर में कोई स्टोरी है कि पानी के बारे में अच्छा चीज कुछ चीज, ये पानी का सोर्स बहुत अच्छा है, उसके बारे में अगर कोई कहानी है कि लोगों के पानी की क्वालिटी के बारे में कोई स्टोरी है, उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। और एक छोटा सा एक आधा की एक पेज का एक छोटा रिपोर्ट बनाइए, बहुत ज्यादा नहीं, एक आधा एक पेज का छोटा रिपोर्ट बनाए। यहाँ से एक शुरुआत करना चाहते हैं हम लोग। ये जो असाइनमेंट में हमने जो लिखा है इसको गुजराती में भी हमको शेयर करेंगे आपको, और ये सब कुछ हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे। आपको हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये गूगल क्लासरूम में भी ज्वाइन कर दीजिए। हम लोग आपको हेल्प करेंगे, प्रभाग के थ्रू आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में आने के लिए, गूगल क्लासरूम में आने के लिए, क्योंकि ये जो जूम कॉल है उसमें इतने सारे लोग थोड़ा थोड़ा ही चर्चा कर सकते हैं, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि आपके साथ कंटिन्यूस हम लोग चर्चा में रहें। आप हम लोग कभी भी आपको सवाल, आप हम लोग को सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं, और ये अलग अलग जगहों में आपको मेंबरशिप हम लोग कराएंगे वाटर क्वालिटी नेटवर्क में, ताकि ये लॉन्ग टर्म हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये आज के दिन का ये जो मटेरियल रहा है और आज के दिन का ये जो असाइनमेंट है, तो कृपा बेन, मैं ये चाहता हूँ कि अभी अभी हम लोग 12:30 तक पहुंचे हैं, तो इस सेशन को एंड करने के डायरेक्शन पे हम लोग जाते हैं। उसमें आगे के जो स्टेप्स हैं, यानी कि एक तो है कि लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में लाना, बाद में एक नेक्स्ट कदम भी रहेगा कि लोगों को गूगल क्लासरूम में लाना, और बाद में धीरे धीरे हम लोग लोगों को असाइनमेंट करने में भी हेल्प करेंगे, मटेरियल शेयर करेंगे, गुजराती में शेयर करेंगे। तो इस सब में हम लोग धीरे धीरे एक एक दिन हम लोग इंटरेक्ट करते जाते हैं।